वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारे गाइस। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। उन्हीं से जानते हैं कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस समय। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाउ आर यू फीलिंग अंशुल? नमस्ते। क्या लगता है अंशुल, बाजार को देखते हुए? अब तो खाड़ी मुल्क में भी युद्ध शुरू हो चुका है और उसके बाद हमने देखा कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग थी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी आई, लेकिन एक बार फिर हम नीचे की तरफ का रुख जो है वो अब फिर से देखने को मिल रहा है। 24,688 पे निफ्टी है, करीबन 490 पॉइंट्स डाउन। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए, और बैंक निफ्टी में 59,600 का 655 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। सो अब इस बाजार में क्या करना है अंशुल? मैं एक 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 आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बार हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, हम लोग दोनों लोग। उस समय तो ये था नहीं, मैं और ऋषभ एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो मतलब कम ना 3 महीना हम लोग उस पर बहुत मेहनत किए, बहुत उसके एग्जाम्पल्स रीड किए। मतलब जितना एफर्ट हम लोग डाले थे। आरएसआई बेस्ड कॉन्सेप्ट था कि आरएसआई पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट्स आते हैं, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आते हैं। ये जॉन हेडन करके एक राइटर है, उन्होंने किताब लिखी है पूरी आरएसआई के ऊपर 400 पन्ने की। हम लोग बहुत सीरियसली पूरी किताब वर्ड बाय वर्ड पढ़े, 3 बार पढ़े, मल्टीपल एग्जांपल्स खोजे, सब चीज किए। और पहला ही ट्रेड बिरला सॉफ्ट पे बुलिश लिए थे। 24,000 रुपए का उसमें हम लोग को लॉस हुआ था। पहला ट्रेड लेते थे, काम लग गया था। तो वही हाल ईरान का हुआ। 40 साल पूरी तैयारी किए, बम बनाए, रॉकेट बनाए, मिसाइल बनाए, बंदूक बनाए, सब बनाए, और अमेरिका आया, ऐसे एक बम टपकाया और पूरी कमांड को उड़ा के चला गया। तैयारी भी इतनी ज्यादा ना कर लो, तैयारी में उलझे रह जाओ, काम भी कर लेना चाहिए। आप बम फोड़ रहे हैं तो अब क्या मतलब है जब सुप्रीम लीडर ही उड़ गए। तो वही हाल है कि अब रोने क्या मतलब है। या तो फ्राइडे जब लेवल टूटा था तो शॉर्ट लेके जाना चाहिए था, जो हम नहीं लेके गए। टू बी वेरी क्लियर, हम कोई शॉर्ट ना लेके गए, ना सुबह हमने शॉर्ट किया, ना भी हमारा शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट है। 59,860 ये लेवल बैंक निफ्टी पे पार होता है तो 300 से 400 पॉइंट की अपमूव आएगी। इस अपमूव में हम लॉन्ग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना स्कैल्प ट्रेड लेंगे और बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई ट्रेड अगर मिलता है शॉर्ट साइड का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि निफ्टी पे एक छोटा सा डेवलप हो रहा है, इंटरडे लो टूटता है तो निफ्टी पे एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बैंक निफ्टी में 59,860 प्रिसाइसली 16 फरवरी का लो अगर ये निकलता है ऊपर में तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, हम कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। और जहां तक इंडिविजुअल सेक्टर्स का आप सवाल पूछें, सेक्टर्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब सेक्टोरियली इस समय इंडेक्स रीड करने का कोई मतलब नहीं है। फोकस केवल इंडिविजुअल काउंटर्स पे होना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली स्कैनर रन कीजिए, उसमें से बाई के सौदे ढूंढिए। रिलेटिव वीकनेस वाला स्कैनर रन कीजिए, वॉच लिस्ट बनाइए, उसमें से अपने सेल वाले सौदे ढूंढिए। सेक्टोरियली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टोरियली भी अगर आप आईटी में जाएंगे तो आपको वीकनेस दिखेगी, लेकिन इंडिविजुअल काउंटर जब ढूंढने जाएंगे किसको शॉर्ट करना है, सारे वसूल मिलेंगे, तो आप उसमें उलझ जाएंगे कि इंडेक्स नीचे दिख रहा है, स्टॉक्स में कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकती है। 1-1% भी अगर लार्ज कैप स्टॉक गिरते हैं तो इंडेक्स में आपको 2-2.5%, 3% की गिरावट दिख जाएगी। तो इंडेक्स लेवल पे आप 3% गिरावट देख के अपॉर्चुनिटी खोजने जाएंगे, इंडिविजुअली 1-1% गिरा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैच करेगा। तो क्लियर इस समय आउट ऑफ इंडेक्स स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर ढूंढिए, वहां लॉन्ग कीजिए ब्रेकआउट्स पे, रिलेटिव वीकनेस वाले काउंटर ढूंढिए, वहां पे शॉर्ट कीजिए। केस इन पॉइंट एस्ट्रल आज 1590 सीधा गैप डाउन खुला। 1590 आपका ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करते हुए 10-20 मूविंग एवरेज में खुला। आप देखिए कितनी तेजी से बाउंस बैक लेके 1650 रुपए आ गया। तो वही चीज है, जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे लॉन्ग करना है, जहां पे रिलेटिव वीकनेस है वहां पे शॉर्ट करना है। इंडेक्स और इन सब चक्कर में नहीं फंसना है, एकदम नीट एंड क्लीन अपने 2 स्कैनर रन कीजिए, उसी के अंदर रहिए।
ओके, चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज कॉलर्स जो है वो वेट कर रहे हैं। पहला सवाल जो है वो है कमलेश जी का। वो पूछते हैं एमएनएम है उनके पास, 2700 का लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अभी क्या करें? 2700 का लॉन्ग टर्म का लिया था। एमएनएम वीक लग रहा है मैडम। एमएनएम आपको याद होगा मैंने 3800 रुपए में बताया भी था, और खास तौर पे 11 फरवरी को जब 3800 का लेवल आके वो 3700 टू बी प्रिसाइज 3729 का लेवल स्वीप होके शूटिंग स्टार बना था, तब भी हमने क्लियरली कहा था कि आपको एमएनएम से अब निकल जाना चाहिए। ये कम से कम मंथली पे ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करने जाएगा 3070 तक, और आइडियली अगर 3070 नहीं रुकता है तो वापस से बॉक्स का लो जहां से चला था, बस 3070 पकड़िए, वहां तक आ रहा है, 3070 आ रहा है इस समय। अगर आपको लॉन्ग रहना है ऑटो सेक्टर में तो केवल और केवल हीरो मोटो और बजाज ऑटो, ये दो ही अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो संदीप का है। पूछते हैं पीएसयू बैंक बीज कैन बाय इन दिस करेक्शन। क्या हम इस करेक्शन पे, जो हम आज करेक्शन देख रहे हैं 1 से 1.5% का पीएसयू बैंक इंडेक्स में, क्या हम पीएसयू बैंक बीज बाय कर सकते हैं? नहीं, पीएसयू बैंक मैं अभी नहीं बाई करूंगा, लेकिन हाँ पीएसयू बैंक्स में इंटरेस्टेड जरूर रहूंगा। अगर आपको बीस ही बाई करना है तो ऑलवेज इस समय प्रेफर कीजिए आईटी 20, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, क्योंकि 33.63 का लेवल नहीं सपोर्ट हो रहा है। तो आईटी इंडेक्स में आप स्टैगर बाइंग कर सकते हैं, बट ऑन द डाउन साइड मेजरली 29,339 यहाँ पे आईटी 20 बाई करके बाउंस बैक प्ले कर लीजिएगा। और CNX PSU बैंक, PSU बैंक, इसमें दो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको मतलब इस तरीके से बिना कुछ देखे बाई करना है तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज के बाद बाई कीजिएगा, जो कि 9077 के आसपास है, यानी यहाँ से भी 600 पॉइंट नीचे, वहां पे गैप भी छूटा हुआ है, तो 9077 का लेवल नोट कर लीजिए, वहां पे बाई कर लीजिएगा। नहीं तो तब तक आपको टेक्निकल्स लगाना पड़ेगा, बुलिश एविडेंस खोजना होगा जो अभी मिसिंग है। अंशुल ये बताइए, ये जो वॉर के बीच में आपका डिफेंस शेयरों पे कुछ रुझान बढ़ा है, कुछ इंटरेस्ट बढ़ा है, या फिर अभी भी आप उनसे नो नो ही कहेंगे? मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो HAL आज 0.8% ऊपर नहीं होता, मतलब वो भी गैप डाउन खुलने के बाद 4600 रुपए में आपको बजट के पहले सेल दिया था, टारगेट 3775 था, आज का लो 3825 खुला है, तो मतलब टारगेट के पास खुला है तो बाउंस बैक कर रहा है। तो ये सब स्टॉक 8-8 5-5 8-8% तो ऊपर होने ही चाहिए थे ना, क्यों नहीं है? तो अगर नहीं है मतलब ये हो सकता है कि न्यूज अच्छी थी जिसकी वजह से ऊपर चले और ओवरहेड सप्लाई ने वापस दबा दिया। तो मेरा ओके। रेलवे डिफेंस में अभी कोई भी व्यू नहीं बदला। IRFC अब ये 106 के उसके बाद आज भी कितना गैप डाउन खुला है, 5% गैप डाउन खुला है और कोई रिकवरी नहीं है। वहीं सामने आप साइड बाय साइड दो चार्ट लगा लीजिए, आप ओपन लो के साथ ये भी खुला है। HAL चलो आपने देख लिया 0.8% ऊपर है, आप एस्ट्रल का चार्ट लगवा लो, एस्ट्रल एस्ट्रो। खुलवा लो, नीचे खुला सीधा 60 रुपए ऊपर है एस्ट्रल, आप फिर लगवा लो JB केमिकल, आप देखो ओपन लो से 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे खुला, आप बाउंस बैक देखो, लो उसमें लगा 1974, हाई लगा 2070, 4% 5% ऊपर अपने लो से। तो ये क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस की बात है। इट इज नॉट अबाउट रेलवे डिफेंस PSU ये वो, इट इज अबाउट क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है या रिलेटिव वीकनेस है रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो बाइंग के सौदे देखने हैं डिप्स पे, या जहां भी बुलिश एविडेंस मिलता है, और रिलेटिव वीकनेस है तो रैलीज पे जहां भी बेरिश एविडेंस मिलता है सेलिंग के सौदे देखना है। ओके, अरविंद का सवाल है, वो एथर एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं उनके पास। अंशुल सी से पूछिए कि एथर एनर्जी में क्या करें अब। देखिए एथर स्टॉक। एनर्जी की किस्मत, इसकी किस्मत खराब है। जब जब इसमें ब्रेकआउट आना होता है तब तक मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा डाउनफॉल आ जाता है। पहला अटेम्प्ट इसने मारा दिसंबर में, तो फूफा जी नाराज हो गए थे। दूसरा अटेम्प्ट इसने मारा जनवरी में, तब भी फूफा जी ने कुछ लफड़ा किया था यही ट्रेड डील को लेके। फिर इसने अटेम्प्ट मारा ब्रेकआउट का फरवरी के आसपास, तो बजट ने मतलब इसको खराब कर दिया। अब लास्ट वीक फिर अटेम्प्ट मारना स्टार्ट किया, फिर फूफा, तो इसके और फूफा जी के नक्षत्र मैच नहीं कर रहे हैं। जब भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं वो आके बम फोड़ देते हैं। बट ओवरऑल जब तक ये स्टॉक ठीक ठाक लेवल 665 ऑड लेवल्स होल्ड कर रहा है, मैं सेलिंग नहीं देखना चाहूंगा।
बट बाइंग में तभी देखना चाहूंगा जब 770 के ऊपर ये क्लोज करेगा, क्योंकि आप याद कर ओके। लीजिए केन्स टेक्नोलॉजी ऐसे रेजिस्टेंस के पास आके स्टॉक में पिटाई हुई थी। सेजिलिटी याद कर लीजिए, सेजिलिटी ने 72 डेज इसी तरीके से रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया था, और बार बार लग रहा था कि ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट आने की जगह 47 के नीचे ब्रेकडाउन आया, जो फ्री फॉल रुक ही नहीं रही है। आज भी नया लो बना है, आपका नया लो बन गया, 37.5 का नया लो बन गया। तो प्रीएम नहीं ओके, करना है, 665 जब तक होल्ड है आप लॉन्ग रह सकते हैं, उसके नीचे फिर चेंज करेंगे व्यू। चलिए आरती का अगला सवाल है, वो पूछते हैं कि मैम मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 500 शेयर है, 40 रुपए के खरीदे हुए हैं, होल्ड करूं या सेल करूं, या फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दीजिए अंशुल सर। अंशुल, कैन यू हेयर मी? अंशुल जी, सेंट्रल ठीक है, बैंक। मैं मैडम नेट चेंज कर रहा था, उस पर अटक रहा था ना, नेट चेंज कर रहा था। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। सेंट्रल बैंक में आप प्रियम्पटिव बाई करके थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। 42 के ऊपर क्लियरली ये ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट बन जाएगा, मैं उस समय 50 और 54 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकता हूँ। फिलहाल रिलेटिव स्ट्रेंथ यूनियन बैंक में था, आप देखिए 140 से 200 रुपए हो गया अभी। इसके अलावा मेरे को आईडीबीआई बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखती है, वो ट्राई कर सकते हैं। महाबैंक ऑन द डिप्स, इसको ट्राई कर सकते हैं अगर वापस 66 67 की रेंज में मिल जाए। सेंट्रल बैंक में टाइम है, 42 के ऊपर महंगा लीजिए, 4 रुपए महंगा लीजिए, 10 रुपए महंगा बिकेगा। 4 रुपए सस्ता लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है रेंज बॉटम 6 रुपए नीचे और सस्ता बिक जाए 32 रुपए में, तो थोड़ा महंगा लीजिएगा, 42 के ऊपर आराम से और महंगा बिकेगा। ओके, सचिन कुमार का सवाल है डेटा पैटर्न के बारे में। डेटा पैटर्न 3332 332 पे उन्होंने लिया है। सर क्या, एक तो इस पे पूछ रहे हैं और दूसरा पूछ रहे हैं सिल्वर बीस में एवरेज बाय करना चाहिए या नहीं। मैं सिल्वर 20 में अभी फिलहाल बाई नहीं करूंगा। सिल्वर 20 मेरे को याद है, सिल्वर जो मैंने चार्ट शेयर करके बाइंग रेंज दिखाई थी 80 $86.77 के ऊपर दिखाई थी, जिसका पहला टारगेट लगभग 96 था जो आज अचीव हुआ है। अगर यहाँ से खींचा तो दूसरा टारगेट $106 का रहेगा। इस अपमूव में आप चाहें तो छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड या बाइंग जो होता है छोटी छोटी हम्म, बाइंग वो कर सकते हैं, बट डोमिनेंट ट्रेंड अप नहीं है। एक ये आइडियली इसको 96 के बाद डेड होना चाहिए, बट चूंकि ये न्यूज ब्रेकआउट हुई है तो हो सकता है 106 तक खिंच जाए डॉलर तक, बट उसके बाद वापस से नीचे आएगा। $59 टारगेट था, $63 तक नीचे आया था, वहां से डीपर हम्म, बाउंस बैक है। बाउंस बैक के बाद लोज रिविजिट होंगे, तो मैं रैलीज पे माल छोड़ने के मूड में हूँ, ना कि बाइंग के मूड में हूँ। दूसरा और डेटा पैटर्न्स 92 वीक्स हो चुके हैं वीसीबी पैटर्न बनाते हुए। अगेन ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास थोड़ा सा बाजार खराब हुआ है, बट इवेंचुअली 3320 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा, 3326 इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखेगी। ओके, तो इन्हें होल्ड करना है, थ्री डेटा ट्रिपल थ्री पैटर्न टू तो पिन की होल्ड बाय। करना है, डेटा पैटर्न बिल्कुल होल्ड करना है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3320 का ब्रेकआउट आएगा, जैसे मार्केट में थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी या अपमूव आती है, इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस ले लीजिए 2850 का, वो टूटने के बाद पैटर्न खराब हो जाएगा। ओके, 2850 का स्टॉप लॉस। मिस्टर निक का सवाल है, अब इनका हैंडल यही बोलता है, इनका नाम मिस्टर निक्स। क्या प्रिज्म जॉनसन 110 के पार आ सकता है? प्रिज्म जॉनसन 130 रुपए अगर क्रॉस करता है तो बाई कर लीजिएगा। 160 से 176 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। अगर हम्म, पोजीशन है तो होल्ड करे रहिए। मंथली चार्ट पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है रिवर्सल का, बाइंग ओके। 130 के ऊपर चालू कीजिएगा, है तो होल्ड कीजिए, नहीं है एक वीकली क्लोज 130 के ऊपर स्ट्रक्चर को एकदम हम्म, से बदल देगा, 176 का टारगेट खुल जाएगा। और 3 से 5 साल की स्टोरी प्ले कर रहे हैं तब तो फिर बेचने की कोई मतलब नहीं बनता है। शांति से, जैसे आईओसी सेलिंग की आपको कभी हम्म, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, छोटा मोटा पुल बैक जरूर दे रहा है, बट उसके बाद वो नया हाई बना देता है, तो सेलिंग का तो हम्म, गुंजाइश नहीं है। 130 के ऊपर हम्म, निकलता है, ट्रेडर है तो 176, बाकी लॉन्ग टर्म छोड़ देना चाहिए। एक न्यूज आ रही है मैडम, आई डोंट नो कितनी सही है,
SEBI removes over 1.2 lakh misleading social media posts by unregistered finfluencers. The SEBI chairman said the authority mandate that for anyone to give investment advice, they have to be SEBI registered with the SEBI. आपसे